अब की जाड़े में तुम्हारा ब्याह होगा तो आखिर हम लोग नई नई चीज़ों का इंतज़ाम ना करें। अब डॉक्टर हुए, अब तो डॉक्टरानी आएंगी, सुधा बोली। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द ओल्ड स्ट्रीट में। आप सुन रहे हैं धर्मवीर भारती जी का प्रसिद्ध उपन्यास गुनाहों का देवता। इसके 12 पार्ट मैं पहले भी अपलोड कर चुकी हूँ, तो उन्हें सुनना ना भूलें। और चलिए शुरू करते हैं आज इस कहानी का 13वां पार्ट। खैर, बहुत मनाने बहलाने फुसलाने पर सुधा मिठाई मंगवाने को राज़ी हुई। जब नौकर मिठाई लेने चला गया तो चंदन ने चारों ओर देखा। कहाँ गई बिनती? उसे भी बुलाओ, अकेले अकेले खा लोगी। वह पढ़ रही है मास्टर साहब से। क्यों, इम्तिहान तो ख़त्म हो गया ना, अब क्या पढ़ रही है? चंदन ने पूछा। विदुषी का दूसरा खंड तो दे रही है ना सितंबर में, सुधा बोली। फाइल की ओर देखकर कहा, मुझे इस कमबख्त पर बहुत गुस्सा आ रहा है। क्यों? इसकी वजह से तुम 1.5 महीने से सीधे से बोले तक नहीं। इम्तिहान वाले दिन सुबह सुबह तुम्हें हाथ जोड़ने आई तो तुमने सर पर हाथ भी नहीं रखा, सुधा ने शिकायत के स्वर में कहा। तो अब आशीर्वाद दे दें? अब तो ख़त्म हुई थीसिस, अब जितना चाहो बात कर लो। थीसिस ना लिखते तो फिर तुम्हारे चंदर को उपाधि कहाँ से मिलती? चंदर ने दुलार से कहा। तो फिर कॉन्वोकेशन पर तुम्हारी गाउन पहनकर हम फ़ोटो खिंचाएंगे, सुधा मचल कर बोली। इतने में नौकर मिठाई ले आया। जाओ बिनती को बुला लाओ, चंदन ने कहा। बिनती आई। तुम पढ़ चुकी? चंदन ने पूछा। अभी नहीं, बिनती बोली। अच्छा, अब आज पढ़ाई बंद करो, उन्हें भी बुला लाओ, मिठाई खाई जाए, चंदन ने कहा। अच्छा, कहकर बिनती जो मुड़ी तो सुधा बोली, अरे लालचिन, ये तो पूछ ले मिठाई काहे की है। मुझे मालूम है, बिनती मुस्कुराती हुई बोली। उनके यहाँ गए होंगे, पम्मी ने यहाँ फिर आज कुछ उस दिन जैसी बात हुई होगी। सुधा हंस पड़ी। चंदर झेप गया। बिनती चली गई बिसरिया को बुलाने। अब तो ये तुमसे बोलने लगी, सुधा ने कहा। हाँ, यह बड़ी सुशील लड़की है, बहुत शांत, हमें तो बहुत अच्छी लगती है। बोलना तो जैसे से आता ही नहीं। हाँ, लेकिन अब खूब सीख रही है। इसकी गुरु मिली है ना गेसू, हमसे भी ज़्यादा गेसू से पटने लगी है इसकी। दोनों ब्याह करने जा रही हैं और दोनों उसी की बातें करती रहती हैं जब मिलती हैं तब, सुधा बोली। और कविता भी करती है या? तुम एक बार कह रही थी, चंदन ने पूछा। जी नहीं, असल में एक बड़ी सुंदर सी नोटबुक थी, उसमें यह जाने क्या लिखती थी, हमें कभी दिखाती ही नहीं थी। बाद में हमने देखा कि ये एक डायरी है, उसमें धोबी का हिसाब लिखती थी। तो कविता नहीं लिखती? ताज्जुब है, वरना 16 बरस के बाद प्रेम करके कविता करना तो लड़कियों का फैशन हो गया है, उतना ही व्यापक जितना उल्टा पल्ला ओढ़ना, चंदर बोला। चला तुम्हारा नारी पुराण, सुधा बिगड़ी। मिठाई खाने वाले आ गए। आगे आगे बिनती, पीछे पीछे बिसरिया। अभिवादन करके बिसरिया बैठ गया। कहो बिसरिया, तुम्हारी शिष्य कैसी है? बस अदिति, कभी बिसरिया ने सिर हिलाकर कहा। सुधा मुस्कुरा दी, चंदर की ओर देखकर। और ये सुधा कैसी थी? बस अदिति, बिसरिया ने उसी तरह कहा। दोनों अदिति हैं साथ ही? चंदर ने पूछा। सुधा और बिंदी दोनों हंस दी। बिसरिया नहीं समझ पाया कि उसने ऐसी कौन सी हंसी की बात कर दी थी, और जब नहीं समझ पाया तो पहले सिर खिजलाने लगा, फिर खुद भी हंस पड़ा। उसकी हंसी पर तीनों और हंस पड़े। चंदर, मास्टर साहब भी खूब हैं। एक दिन बिनती को महादेवी की वह कविता पढ़ा रहे थे, विरह की जलजात जीवन, तो पढ़ते पढ़ते बड़ी गहरी सांसें भरने लगे। चंदर और बिनती दोनों हंस पड़े। बिसरिया पहले तो खुद बहुत हंसा, फिर बोला, हाँ भाई, क्या करें कपूर, तुम तो जानते हो मैं बहुत भावुक हूँ, मुझे बर्दाश्त नहीं होता। एक बार तो ऐसा हुआ कि पर्चे में एक करुण रस का गीत आ गया अर्थ लिखने के लिए। मैं उसे पढ़ते ही इतना व्यथित हो उठा कि उठकर टहलने लगा। प्रोफेसर समझे मैं दूसरे लड़के की कॉपी देखने उठाऊं, तो उन्होंने मुझे बाहर निकाल दिया। मुझे निकाले जाने का अफसोस नहीं हुआ, लेकिन कविता पढ़कर मुझे बड़ी रुलाई आई। सुधा हंसी तो चंदा ने इशारे से मना किया और गंभीरता से बोला, हाँ भाई बिसरिया, सो तो बात सही है, तुम इतने भावुक ना हो तो कितना अच्छा कैसे लिख सकते हो? तो तुमने पर्चा छोड़ दिया? हाँ, मैं पर्चे वगैरह की परवाह कहाँ करता हूँ, मेरे लिए इन सभी वस्तुओं का कुछ अर्थ नहीं, मैं भावना की उपासना करता हूँ,
उस समय परीक्षा देने की भावना से ज़्यादा सबल उस कविता की करुण भावना थी। और इस तरह मैं कितनी बार फेल हो चुका हूँ। मेरे साथ वह पढ़ता था ना, हरिंदर टंडन। वह अब बस्ती कॉलेज का प्रिंसिपल है। एक मेरा सहपाठी था, वह रेडियो का प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव है। और एक तुम्हारा सहपाठी तो हमने सुना असेंबली में स्पीकर भी है। चंदर बात काट कर बोला। सुधा फिर हंस पड़ी, बिनती भी हंस पड़ी। खैर, मिठाई का भोग आरंभ हुआ। बिसरिया कुछ तकल्लुफ़ कर रहा था तो बिनती बोली, खाइए, मिठाई तो विरह रोग और भावुकता में बहुत ही स्वास्थ्यप्रद होती है। अच्छा, अब तो बिनती का कंठ फूट निकला। अपने गुरुजी को बना रही है, चंदर बोला। बिसरिया थोड़ी देर बाद चला गया। अब मुझे एक पार्टी में जाना है, उसने कहा। अब आखिर में एक रसगुल्ला बच रहा तो बिनती हाथ में लेकर बोली, कौन लेगा? आज पता नहीं, बिनती बहुत खुश थी और बहुत बोल रही थी। चंदर बोला, हमें दो। सुधा बोली, हमें। बिनती ने एक बार चंदर की ओर देखा, एक बार सुधा की ओर। देखिए, हम बिनती हमारी है या सुधा की है? बिनती ने झट रसगुल्ला सुधा के मुंह में रख दिया और सुधा के सर पर सर रखकर बोली, हम अपनी दीदी के हैं। सुधा ने आधा रसगुल्ला बिनती को दे दिया तो बिनती चंदर को दिखाकर खाते हुए सुधा से बोली, दीदी ये हमें बहुत बनाते हैं। आज हम भी तुम्हारी तरफ बोलेंगे तो इनका दिमाग ठीक हो जाएगा। हम तुम मिलके, दोनों मिलके इनका दिमाग ठीक करेंगे। सुधा ने प्यार से बिनती को थपथपाते हुए कहा। अब हम तस्तरियाँ धोकर रख दें और तस्तरियाँ उठाकर चल दी। पानी नहीं दोगी? चंदर बोला। बिनती पानी ले आई और बोली, हम तो आपका इतना काम करते हैं और आप जब देखो तब हमें बनाते रहते हैं। आपको क्या आनंद आता है हमें बनाने में? चंदर ने पल भर बिनती की ओर देखा और बोला, असल में बनाने के बाद जब तुम झेप जाती हो ना, हाँ ऐसे ही। बिनती ने फिर झेप कर मुँह छिपा लिया और लाज से सकुचाते हुए इंद्रवधु बन गई। बिनती देखने सुनने में बड़ी अच्छी थी। उसका गठन तो सुधा की तरह नहीं था, लेकिन उसके चेहरे पर एक फिरोजी आभा थी जिसमें गुलाल के डोरे थे। आंखें उसकी बड़ी बड़ी और पलकों में इसी तरह डोलती थी जैसे किसी सुकुमार सीपी में कोई बड़ा सा मोती डोले। झेपती थी तो मुंह पर साज मुस्कुरा उठती थी और गालों में फूल के कटोरे जैसे दो छोटे छोटे गड्ढे। और बिनती के अंग अंग में एक रूप की लहर थी जो नागिन की तरह लहराती थी। और उसकी आदत थी कि बात करते समय अपनी गर्दन ज़रा टेढ़ी कर लेती थी और उंगलियों से अपने आंचल के एक छोर को उमेड़ने लगती थी। इस वक्त चंदर की बात पर झेप गई और उसी तरह आंचल के छोर में उमेटती हुई मुस्कान छिपाकर उसने ऐसी निगाह से चंदर को देखा जिसमें थोड़ी लाज, थोड़ा गुस्सा, थोड़ी प्रसन्नता और थोड़ी शरारत थी। चंदर एकदम बोल उठा, अरे सुधा, सुधा, ज़रा बिनती की आंखें देखो इस वक्त। अभी आई, बगल के कमरे में तश्तरी रखते हुए सुधा बोली। बड़े खराब हैं आप, बिनती बोली। हाँ, बनाओगी ना आज से हमें, हमारा दिमाग ठीक करोगी ना? बहुत बोल रही थी, अब बताओ। बताएंगे क्या? अभी तक तो हम बोलते ही नहीं थे, तभी ना। अब अपनी ससुराल में बोलना, टुइयाँ जैसे, वही तुम्हारे बोल पर रिझेंगे लोग। चंदर ने फिर छेड़ा। छी राम राम, ये सब मजाक हमसे मत किया करिए। दीदी से क्यों नहीं कहते जिनकी अभी शादी होने जा रही है? अभी तो उनकी कहाँ भी तो तय भी नहीं हुई। तय ही समझिए, फ़ोटो इनकी उन लोगों को पसंद आ गई। अच्छा एक बात कहें, मानिएगा? बिनती ने बड़ा आग्रह और दीनता के स्वर में बोली। क्या? चंदर ने आश्चर्य भरे स्वर में पूछा। बिनती हाथ साहस करके बोलने लगी है। बिनती बोली नीचे ज़मीन की ओर देखते हुए, आप हमसे ब्याह के बारे में मजाक ना किया कीजिए, हमें अच्छा नहीं लगता। ओहो, ब्याह अच्छा लगता है लेकिन उसके बारे में मजाक नहीं। गुड़ खाया, गुलगुले से परहेज। हाँ यही तो बात है। बिनती सहसा गंभीर हो गई। आप समझते होंगे कि मैं ब्याह के लिए उत्सुक हूँ, दीदी भी यही समझती हैं, लेकिन मेरा दिल ही जानता है कि ब्याह की बात सुनकर मुझे कैसा लगता है। लेकिन फिर भी मैंने ब्याह करने से इनकार नहीं किया। खुद दौड़ दौड़ कर उस दिन दुबे जी की सेवा में लगी रही, इसलिए कि आप देख चुके हैं कि मेरी माँ का व्यवहार मुझसे कैसा है। आप यहाँ इस परिवार को देखकर समझ नहीं सकते कि मैं वहाँ कैसे रहती होंगी, कैसे माँ जी की बातें बर्दाश्त करती हूँ। वह नरक है मेरे लिए, माँ की गोद नरक है और मैं किसी तरह निकल के भाग जाना चाहती हूँ। कुछ तो चैन मिले।
बिनती की आंखों में आंसू आ गए और सिसकती हुई बोली, लेकिन आप या दीदी जब यह कहते हैं तो मुझे लगता है कि मैं कितनी नीच हूँ, कितनी पतित हूँ, कि खुद के ब्याह के लिए कितनी व्याकुल हूँ। लेकिन आप ना कहा करें तो अच्छा है। बिनती की आंखों में आंसुओं के तार बन गए। सुधा बगल के कमरे से सब कुछ सुन रही थी। आई और चंदर से बोली, बहुत बुरी बात है चंदर। बिनती क्यों रो रही हो रानी? बुआ का स्वभाव ही ऐसा है, उससे हमेशा अपना दिल दुखाने से क्या लाभ है। और पास जाकर उसको छाती से लगाकर सुधा बोली, मेरी राज दुलारी अब रोना मत। अच्छा हम लोग कभी मजाक नहीं करेंगे, बस अब चुप हो जाओ। रानी बिटिया की तरह जाओ, मुंह हाथ धो के आओ। बिनती चली गई। चंदर लज्जित सा बैठा था। लो अब भी तुम्हें भी रुलाई आ रही है क्या? सुधा ने बहुत दुलार से कहा। तुम मुझसे ससुराल का मजाक मत किया करो, वह बहुत दुखी है, वह बहुत कदर करती है तुम्हारी। और किसी की मजाक की बात और है, हम या तुम कहते हैं तो उसे लग जाती है। अच्छा वो कह रही थी तुम्हारी फ़ोटो उन लोगों ने पसंद कर ली है। चंदर ने बात टालने के ख्याल से कहा। और क्या, कोई हमारी शक्ल तुम्हारी तरह है क्या कि लोग नापसंद करेंगे? सुधा अकड़ कर बोली। नहीं सच सच बताओ, चंदर ने पूछा। अरे जी, लापरवाही से मुंह बिचकाकर सुधा बोली, उनके पसंद करने से क्या होता है, मैं ब्याह हुआ नहीं करूँगी। तुम इस फेर में न रहना कि हमें निकाल दोगे यहाँ से। इतने में बिनती आ गई। वह भी उदास थी। सुधा उठी और बिनती को पकड़ लाई और ढकेल कर चंदर के बगल में बिठा दिया। लो चंदर, अब इसे दुलार कर लो तो अभी गुरगुराने लगी, बिल्ली कहीं की। सुधा ने उसे हल्की से चपत मारकर कहा। बिनती का मुंह अपनी हथेलियों में लेकर अपने मुंह के पास लाकर आंखों में आंखें डालकर कहा, पगली कहीं की, आंसुओं का खजाना लुटाती फिरती है। चंदर, डॉक्टर शुक्ला ने पुकारा। तो चंदर उठकर चला गया। सुधा को इन दिनों घूमना सवार था। सुबह हुई कि चप्पल पहनी और गायब। गेसु, कामिनी, प्रभा, लीला, शायद ही कोई ऐसी लड़की बची होगी जिसके हाथ जाकर सुधा उधम न मचा आती हो और चार सुख दुख की बातें न कराती हो। बिनती को घूमना कम पसंद था। हाँ, जब कभी सुधा गेसु के यहाँ जाती थी तो बिनती ज़रूर जाती थी। उसे सुधा की सभी मित्रों में गेसु सबसे ज़्यादा पसंद थी। डॉक्टर शुक्ला के ब्यूरो में छुट्टी हो चुकी थी, पर वह सुधा के ब्याह तय करने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए वह भी बाहर नहीं गए। चंदर 1.5 महीने तक लगातार मेहनत करने के बाद पढ़ाई लिखाई की ओर से आराम कर रहा था और उसने निश्चित कर लिया था कि अब बरसात के पहले वह किताब छुएगा ही नहीं। बड़े आराम से दिन कट रहे थे उसके। सुबह उठकर साइकिल पर गंगा नहाने जाता और वहाँ अक्सर ठाकुर साहब से मुलाकात हो जाती। डॉक्टर साहब ने भी कई दफ़े इरादा किया कि वे गंगा जी चला करें, लेकिन एक तो उनसे दिन में काम नहीं होता था, शाम को वो घूमते थे और सुबह उठकर किताब लिखते थे। एक दिन सुबह लिख रहे थे कि चंदर आया और उनके पैर छूकर बोला, प्रांतीय सरकार का वह पुरस्कार कल शाम को आ गया। कौन सा? वह जो उत्तर प्रांत में माता शिशुओं की मृत्यु संख्या दर पर मैंने निबंध लिखा था, उसी पर। तो क्या पदक आ गया? डॉक्टर शुक्ला ने पूछा। जी। अपनी जेब में से एक मखमली डिब्बा निकालकर चंदर ने दिया। पदक बहुत ही सुंदर था, जगमगाता हुआ स्वर्ण पदक जिसमें प्रांतीय राजमुद्रा अंकित थी। ईश्वर तुम्हें यशस्वी करे जीवन में। डॉक्टर शुक्ला ने पदक उसकी कमीज से अपने हाथों में लगा लिया। जाओ अंदर सुधा को दिखाओ। कहानी का ये भाग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं आपसे कहानी के अगले भाग में बहुत ही जल्द। आप जुड़े रहिए द ओल्ड स्ट्रीट से।